नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बाउल और ब्लैडर पर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। देखिए, ये कोई भारी भरकम मेडिकल लेक्चर नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी साधी गाइड है जिससे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने में मदद मिल सके। हाँ, ये सफ़र यकीनन एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जानकारी डराने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत देने के लिए है, ताकत देने के लिए है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सही रूटीन और सही जानकारी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आज़ादी और अच्छी सेहत दोनों को हासिल किया जा सकता है। तो आखिर असल में होता क्या है? प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? इसे ऐसे समझिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद दिमाग से शरीर के उस हिस्से तक सिग्नल भेजने वाली लाइन में रुकावट आ जाती है, जो बाउल और ब्लैडर को कंट्रोल करता है ना? बस यही वजह है कि एक अच्छा सोचा समझा मैनेजमेंट प्लान बनाना इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैडर मैनेजमेंट की। हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखेंगे जिनसे यूरिन कंट्रोल को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह है कि चोट किस लेवल पर है, उस हिसाब से ब्लैडर दो तरह से काम कर सकता है। एक होता है रिफ्लेक्स या स्पास्टिक ब्लैडर, जो अपने आप सिकुड़ता है और लीक हो सकता है, और दूसरा है फ्लैसिड ब्लैडर, जो सिकुड़ता ही नहीं और यूरिन अंदर ही जमा होता रहता है। अब आप सोचेंगे, ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सही मैनेजमेंट प्लान इसी पर निर्भर करता है कि ब्लैडर किस टाइप का है। तो हमारा गोल क्या है? लक्ष्य एकदम साफ है। 3 चीजें हैं। पहली, ब्लैडर को पूरी तरह खाली करना है। दूसरी, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचना है। और तीसरी, सबसे जरूरी, लीकेज को कंट्रोल करना है ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। अब इसे करने का जो सबसे कॉमन और सेफ तरीका है, उसे कहते हैं क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो CIC। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल या डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत सीधी सी प्रक्रिया है। बस कुछ स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि हाथों को अच्छे से धोना, कैथेटर को साफ सुथरा रखना, लूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना और धीरे धीरे इसे इंसर्ट करना। और हाँ, इसे तब तक नहीं निकालना जब तक ब्लैडर पूरी तरह से खाली न हो जाए। सफाई यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे सबसे जरूरी चीज है, जानते हैं क्या? रूटीन, नियमितता। हर 4 से 6 घंटे में ब्लैडर को खाली करना ही है। इससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है और ब्लैडर पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता। बस एक तय शेड्यूल बना लीजिए, समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। अब बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। कितना पानी पीना चाहिए? रोजाना लगभग 2 से 2.5 लीटर। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, उसे मैनेज करना भी जरूरी है। कोशिश करें कि दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिएं और शाम 6 बजे के बाद पानी थोड़ा कम कर दें ताकि रात में आराम रहे। और हाँ, इन्फेक्शन से बचने के लिए CIC के बाद सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर कभी यूरिन धुंधला या बदबूदार लगे या बुखार जैसा महसूस हो, तो ये UTI के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ब्लैडर मैनेजमेंट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बाउल मैनेजमेंट की तरफ। और आप देखेंगे कि यहाँ भी वही एक शब्द सबसे ज़रूरी है, रूटीन। एक ऐसा रूटीन जिसे पहले से पता हो। यहाँ भी हमारे लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। हमें एक रेगुलर पैटर्न बनाना है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से बचना है, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और साथ ही किसी भी तरह के एक्सीडेंटल लीकेज को रोकना है। तो इसके लिए एक रोज़ का टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा टाइम माना जाता है नाश्ते के लगभग 20-30 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि खाने के बाद शरीर का अपना एक नेचुरल सिग्नल होता है जो बाउल मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। इस नेचुरल रिदम का फ़ायदा उठाने से शरीर को एक रूटीन में ढालना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, डाइट, इसका तो सीधा सीधा असर पड़ता है। क्या खाना है और क्या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो खाने में फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा शामिल करनी है, जैसे सब्जियां, सलाद, फल, ओट्स। और पानी तो पीना ही है, जैसा हमने पहले भी बात की। और किन चीज़ों से बचना है? प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और तली हुई ऑयली चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। डाइट के अलावा कुछ तकनीकें भी हैं जो बाउल मूवमेंट शुरू करने में मदद करती हैं, जैसे कि डिजिटल स्टिम्युलेशन या फिर ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सपोजिटरीज का इस्तेमाल। इसके साथ साथ पेट पर हल्का सा दबाव डालना या मसाज करना और कमोड पर थोड़ा आगे झुककर बैठना,
ये छोटी छोटी चीजें भी प्रोसेस को बहुत आसान बना देती हैं। एक और बात, ये सब सिर्फ डाइट और तकनीक तक ही सीमित नहीं है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत मदद करती है, जैसे ट्रंक की एक्सरसाइज। ये भी बाउल मूवमेंट को बेहतर बनाने में एक जरूरी रोल निभाती है। चलिए मान लीजिए कि एक रूटीन बन गया, पर इसके बाद भी ये जानना जरूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ हमें अलर्ट रहना है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा एक सिंपल सा एक्शन प्लान। अगर यूटीआई के लक्षण दिखें, जैसे बुखार या यूरिन में जलन, तो फौरन डॉक्टर से मिलें। अगर 2-3 दिन तक स्टूल पास ना हो, मतलब कब्ज है, तो अपने फाइबर और पानी के इंटेक को फिर से देखें। और अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो, तो अपने पूरे शेड्यूल, डाइट और दवाओं को एक बार फिर से चेक करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम के लिए एक एक्शन प्लान तैयार रखना चाहिए। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, ब्लैडर मैनेजमेंट, बाउल मैनेजमेंट, इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब का सार एक ही शब्द में है, रूटीन। एक तय दिनचर्या ही असल में सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। यही वो चीज़ है जो कंट्रोल वापस हाथ में देती है। ये बस कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक डेली रूटीन यही आज़ादी और अच्छी सेहत की चाबी है। क्यों? क्योंकि एक तय रूटीन शरीर को ट्रेन करता है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करता है और ज़िंदगी की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देता है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली टूल और कोई नहीं है। तो आखिर में एक सवाल, और ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। आज से वो रूटीन क्या होगा? वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो इस सफर की शुरुआत करेगा? क्योंकि कंट्रोल वापस पाने की ये यात्रा आज से ही शुरू होती है।